जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MHGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं इतिहास में एक ऐसा टॉपिक जिसके आज हम पढ़ेंगे कि जो बाबर के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक हमने जो लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद चंदेरी, खानवा, घाघरा, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे मृत्यु होती है, बहुत सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, और बाबर को किसने निमंत्रित किया, पहली क्लास में हमने आपको डिस्कस कर रखा है। किस तरह से आकर बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध पर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक नए साम्राज्य की नींव रखता है जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और किस वंश को समाप्त करता है, तो लोदी वंश को समाप्त करता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। और क्लासेस मेरी थोड़ा मैं बता दूं देर में आ रही है, उसका रीजन है कि थोड़ा सा वक्त का वो तकाजा है, वक्त नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मैं क्लास डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको मैं बहुत सारी चीजें देता रहूंगा। बस ये है कि क्लास डेली नहीं हो रही है, 2 दिन 3 दिन, कभी कभी 4 दिन पर भी अपलोड हो रही है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आपसे कि आपको तकलीफ हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया कि जो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से हैं। तो पहले आज हम लोग देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। यह युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो आलम खां, दौलत खां और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कराने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया कि आप भारत आकर इब्राहिम लोदी से जंग करें। तो इस निमंत्रण से बाबर का जब भारत आता है तो बाबर का जो सामना होता है ना, वो इब्राहिम लोदी के साथ होता है। और इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना थी, ठीक है, और बाबर के पास एक सबसे बड़ी चीज थी, तुगलमा नीति और जो अग्नियास्त्रों तोपों का प्रयोग करना, जिस कारण से बाबर इस जंग को जीत लेता है। आइए पढ़ते हैं पूरी डिटेल से। देखिए, इस युद्ध में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी ने अपनी विशाल सेना के साथ पानीपत कहां पर स्थित है? पानीपत स्थित है कहां पर? हरियाणा में, ठीक है। तो पानीपत के युद्ध में किया था। किसने किया था? इब्राहिम लोदी ने बाबर का सामना पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ठीक है। अब बाबर ने इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। हुआ यूं था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके और एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। क्या हुआ? इसने क्या कर दिया? नींव रख दी। और सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने बारूद, अग्नियास्त्रों तथा तोपों का प्रयोग किया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको यह चीज याद रखना है कि बाबर ने क्या क्या चीजों का प्रयोग किया था। जैसे बारूद का प्रयोग किया था, अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया था, जो आग में तीर धनुष जला जला के फेंका करते थे, ठीक है, और तोपों का प्रयोग किया था। जब इसने प्रयोग किया भारत में, तब भारत में बारूदों का प्रयोग न धीरे धीरे हो रहा था, पूरी तरह से विकसित नहीं था। लेकिन बाबर आकर बारूदों का प्रयोग भारत में कर देता है, ठीक है। तो क्या किया? तो अग्निशास्त्रों, बारूद और तोपों का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किया था। देखिए, तब भारत में बारूदों का प्रयोग धीरे धीरे विकसित हो रहा था।
चलाया जा रहा था, धीरे धीरे चला, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाया था। ठीक है, और इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार गिराया, मतलब इसकी हत्या कर दी। बहुत सारे राजा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया पढ़ाया, बहुत सारे ऐसे राजा थे जिसने किस दूसरे राजा को पराजित करके उसे या तो सल्तनत वापस कर दी या फिर उसे जीवित छोड़ दिया और वहां से निकासित कर दिया। ठीक है, भगा दिया। लेकिन यहां पे बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को मार गिराया, इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और लोदी वंश का अंत कर दिया था। तो बाबर ही था जिसने इब्राहिम लोदी, मतलब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या करके एक नए साम्राज्य की नींव रखा, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए तुगलमा नीति, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ख्याल रखेंगे। बाबर ने इस युद्ध, मतलब पानीपत के युद्ध को जीतने के लिए एक नीति थी जिसे तुगलमा नीति का प्रयोग कहते थे। तुगलमा नीति में आप जैसे बारूद, अग्निशास्त्रों, तोपों और बारूदों का प्रयोग करना से इसी को तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे देखें, इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का नेतृत्व, बाबर के तोपखाने, ये जो तोप चला करते थे ना, ये जो मैंने बताया आपको, ये इसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था उस्ताद अली। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ख्याल रखें। और मुस्तफा खां कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन तोपखानों का नेतृत्व कर रहा था, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरा का नाम था, क्या नाम है, मुस्तफा खां। ये लोग कौन थे, ये लोग एक तुर्क अधिकारी थे। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, जो एक तुर्क अधिकारी थे। ठीक है, और जैसे मैंने पहले जो मिडिल हिस्ट्री जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको उसमें बताया था कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरब वालों ने किया था। दोबारा मुस्लिम तुर्क आक्रमण जो हुआ था महमूद गजनवी, और फिर महमूद गजनवी के बाद जो दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ वो है कौन, मोहम्मद गौरी। तो उन्हीं सल्तनत में, उन्हीं के तुर्क में से ही ये दो ऐसे थे जो बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। एक उस्ताद अली था, दूसरा नाम था मुस्तफा खां, जो एक तुर्क अधिकारी थे। ठीक है, तो तुर्क मैंने बताया ना कि तुर्क कौन कौन थे जो पहली भारत में आक्रमण किए थे, एक तो थे गजनवी और एक का नाम था गौरी। ठीक है, ये दो तुर्क आक्रमणकारी थे। ठीक है भैया, इसको आप लोग ख्याल रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि द्वितीय तुर्क आक्रमण किसने किया, तो आपका आंसर होगा गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने। आगे देखें, बाबर ने अपनी आत्मकथा में बारूद के प्रयोग का जिक्र जो इसने किया वो सर्वप्रथम भेड़ा के किले पर आक्रमण करते समय किया था। ठीक है, तो इसने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा है, ठीक है, तो इसमें अपनी आत्मकथा कब किया था, सर्वप्रथम प्रयोग कब किया, जिक्र तो भेड़ा के किले पर आक्रमण करते समय बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। किसका, बारूद का। ठीक है, देखिए, पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए। किसके सिक्के बंटवाए, चांदी के सिक्के। यही चांदी के सिक्के बंटवाने के कारण जनता ने बाबर को कलंदर का मतलब होता है दानी की उपाधि से भी नवाजा था। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए, जिस कारण जनता ने बाबर को कलंदर मतलब दानी की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग और भी आगे देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। आइए हम लोग अब देखते हैं
पानीपत के युद्ध के बाद जो बाबर द्वारा एक युद्ध लड़ा गया वो खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध लड़ने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा ने बाबर को इस उस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में साथ देने का वादा किया था। परंतु जब बाबर दिल्ली और आगरा के को जीतने में बिजी था, तब राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया, जिस कारण बाबर गुस्सा कर, बहुत गुस्से में आकर वो राणा सांगा से खानवा का युद्ध करता है। अब पानीपत के युद्ध के से पहले ना बाबर का कभी यह मन नहीं था कि वो भारत में आकर रहना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा का युद्ध हुआ तो इसने पूरी तरह से ये निश्चित कर लिया कि अब मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो आइए खानवा का युद्ध भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चंदेरी और घाघरा का युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। हमने इससे पहले बताया 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब 27 में हुआ क्या, घाघरा खानवा का युद्ध हुआ। देखिए पानीपत के युद्ध करने से पहले बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा, ठीक है। परंतु पानीपत के युद्ध के बाद जब बाबर भारत में रहने के लिए सोचा तो राणा सांगा ने इसका विरोध कर दिया था, ठीक है। जब पानीपत के युद्ध को बाबर जीत लेता है तो यह सोचता है क्यों ना हम भारत में रहकर अब हर चीजें शुरू करें, ठीक है। सोचता है तो राणा सांगा क्या कर देते हैं, इसका विरोध कर देता है। खानवा का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण यह था, ठीक है, जो राणा सांगा ने विरोध किया था। इससे पहले भी देखें कि राणा सांगा ने बाबर से वादा किया था कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ ठीक है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ साथ देगा, ठीक है, किसका, बाबर का साथ देगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का साथ देगा। परंतु जब बाबर दिल्ली और आगरा पर विजय पाने में व्यस्त था तब राणा सांगा ने उसका साथ नहीं दिया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, बाबर से गद्दारी कर दी, ठीक है। और इसी कारण बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच क्यों हुआ, क्या कारण था, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। सिर्फ धोखेबाजी, यही धोखेबाजी के कारण, और एक कारण ये जब बाबर ने ये निश्चित किया कि मैं अब भारत में रहूंगा तो राणा सांगा के द्वारा जो विरोध कर दिया गया था, ठीक है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध को बाबर को हर हाल में जीतना था क्योंकि यह सम्मान की भी बात हो गई थी, ठीक है। और इसीलिए बाबर ने अपने सैनिकों को के मनोबल को बढ़ाया और तमगा नामक टैक्स, ठीक है, तमगा नामक टैक्स जो सैनिकों पर लगाया जाता था, ठीक है, उसे खत्म कर दिया और एक वर्ड दिया, नाम दिया जिसे जिहाद कहा जाता है, जिहाद का नारा दिया जो धर्म के लिए जनादेश के रूप में आया, ठीक है। बाबर ने इस युद्ध में प्रयोग किया गया राणा सांगा को पराजित करने के बाद, ठीक है। ये जो जिहाद शब्द है कब प्रयोग किया गया, तो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया। कौन कब का, खानवा के युद्ध में किस शब्द का प्रयोग किया गया, जिहाद शब्द का बाबर ने इस युद्ध में प्रयोग किया था, ठीक है। फिर देखिए राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद ली, तो वो आपको याद होना चाहिए, खानवा का युद्ध। तो देखिए हमने अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि पानीपत का युद्ध कैसे हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध कैसे हुआ,
अब हम लोग देख चंदेरी का युद्ध कैसे होगा, और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि घाघरा का युद्ध कैसे होगा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध देखना कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। आपके चंदेरी के युद्ध में कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रखना है कि चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुई था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय। और इस युद्ध में भी बाबर ने इसको मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। मेदिनी राय यहां से मारा गया था। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा चौथा युद्ध होता है जो बाबर के बीच होता है कि घाघरा का युद्ध, जो 5 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए बाबर ने घाघरा के युद्ध में मतलब 5 मई 1529 ईस्वी में ही अफगान बिहार के संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था। ठीक है, को पराजित कर दिया। तो बाबर ने क्या किया? घाघरा के युद्ध में जो 5 मई 1529 ईस्वी में हुआ, वो अफगान और बिहार के लोगों को या सेनाओं को, संयुक्त साम्राज्य को जो है ना पराजित कर दिया, सेनाओं को। ठीक है, संयुक्त सेना लिख लीजिए। ठीक है, सेना को पराजित कर दिया। और इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उनका नाम था महमूद लोदी। ठीक है, ने किया था। फिर देखिए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है घाघरा के युद्ध में कि बाबर ने घाघरा का युद्ध किसके हुआ? अफगान और बिहार के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। ठीक है, देखिए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी जो पहली लाश दफनाई गई वो आगरा में दफनाया गया। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपका लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परंतु बाद में बाबर की लाश को काबुल में दफनाया गया। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाबर ने एक किताब की रचना की थी। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी की रचना की। और तुजुक ए बाबरी का फारसी में जो अनुवाद किया था उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाबर नामा। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का जो अनुवाद किया, ठीक है, उसका नाम क्या निकला? जिसका अर्थ क्या होता है? तुजुक ए बाबरी का मतलब होता है बाबर नामा। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और हर एक घर तक पहुंचाएं ताकि हर एक बच्चा जिसको जरूरत है एजुकेशन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सके। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपसे कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मृत्यु होने के बाद बाबर के 4 बेटे थे। पहले का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम अस्करी और कामरान, और एक का नाम था हिंदाल। ठीक है, मतलब हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान, ये 4 बेटे थे इसके। तो चारों बेटों में हमको 3 बेटों के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ना अस्करी, न हिंदाल, न फिर इसके बाद कामरान की बातें, लेकिन हमें पढ़ना है किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे हुमायूं का जो शासन चला वो कैसे चला और हुमायूं के बेटे फिर हुए, उसके बाद किसका, उसके बाद पूरा मुगल साम्राज्य को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और बताएं आपको क्लास कैसी लगती है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपके साथ नए उमंग नई जोश के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप। जय हिंद, जय भारत।